इसे पहले वाले वीडियो में आपने देखा विश्व जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का आपने भौगोलिक परिदृश्य देखा, अक्षांशीय परिदृश्य देखा और ये देखा कि यूरेशिया महाद्वीप जो है, यूरोप प्लस एशिया, वहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। इसी बिंदु को अपन आगे बढ़ाते हैं और जनसंख्या वितरण जो है वो महाद्वीपों में देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों में से एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिलेगा कि महाद्वीपों की अगर अपन जनसंख्या देखें 2018 की जनगणना के अनुसार, तो एक तरफ लिखा है क्षेत्र, एक तरफ लिखा है कि विश्व की टोटल जनसंख्या का वो महाद्वीप कितना प्रतिशत रखता है, और साथ ही हम देखें उस महाद्वीप से संबंधित घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ा सा अगर अपन इसके ऊपर फोकस करें तो एशिया महाद्वीप पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रखता है, या ये कहें 59.5% जनसंख्या। एशिया महाद्वीप का घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से अपन को कंफर्म करना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाला या सबसे ज़्यादा घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो अपन को वहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा एशिया। चैप्टर के प्रारंभ में ही हमने महाद्वीपों को जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, तो वहाँ हमने देखा था पहला महाद्वीप कौन सा था, एशिया, दूसरा था अफ्रीका, तीसरा था यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में हमने कहा था ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। तो यहाँ भी सेम वही क्रम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत एशिया की है, दूसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद तीसरा नंबर यूरोप का, यहाँ चौथा नंबर है लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई द्वीप। अपनी पाठ्य पुस्तक में ये दो नाम है, इनका परिचय अपन देखेंगे, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई द्वीप। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पे है उत्तरी अमेरिका और छठे नंबर पे ओसेनिया। ओसेनिया का जो जनसंख्या प्रतिशत है पूरे विश्व की जनसंख्या का मात्र 0.5% जनसंख्या ओसेनिया महाद्वीप में निवास करती है। ओसेनिया महाद्वीप का अगर घनत्व देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ कितने लोग निवास करते हैं, 5। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से अपन निकालेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाला महाद्वीप अगर देखें तो वो है एशिया, और सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप अगर देखें तो वो भी क्या है, एशिया। एक सवाल यहाँ से बनता है, न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत विश्व पटल पर कौन से महाद्वीप की है, तो वहाँ पर अपन को ओसेनिया टिक करना है। या ये कहें न्यूनतम घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो भी उस क्वेश्चन का आंसर हमें ओसेनिया ही देना है। इनके थोड़े जनसंख्या प्रतिशत के आंकड़ों पर अपन थोड़ा नज़र डालें तो एशिया की 59.5% जनसंख्या है, अफ्रीका की पूरे विश्व की जनसंख्या का 16.9% अफ्रीका में निवास करती है, ऐसे यूरोप में 9.7%, लैटिन अमेरिका में 8.5%, उत्तरी अमेरिका में 4.8%, ओसेनिया में 0.5%। ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि थोड़ा सा ये देखना महत्वपूर्ण है कि कौन से महाद्वीप की जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है और उन जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर महाद्वीपों का क्रम कौन सा है। एक नज़र अगर अपन महाद्वीपों के घनत्व पर डालें तो एशिया का घनत्व है 146, वहीं अफ्रीका का 43, यूरोप का 33, लैटिन अमेरिका का 32, उत्तरी अमेरिका का 20 और ओसेनिया का 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन अपन देखें, सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो आप टिक करेंगे एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत और सर्वाधिक घनत्व वाला परिक्षेत्र जो है वो भी एशिया है। दूसरा सवाल, न्यूनतम जनसंख्या व घनत्व वाला क्षेत्र है, तो यहाँ अपन इसमें ओसेनिया को टिक करेंगे। एक यहाँ पर बिंदु आया था ओसेनिया, तो हमने चर्चा की थी ओसेनिया जो है महाद्वीप है, ये कई द्वीपीय समूह का एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, लगभग 22 देश इसमें शामिल हैं। इसमें पूरे क्षेत्रफल पर पहला हुआ बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद है न्यूजीलैंड, और भी काफ़ी छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, नेवी, ये सारी चीज़ें। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वेश्चन भी आपने देखा होगा जीके का, सुनहरी ऊन का देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे अच्छी किस्म की ऊन है वो कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है, मेरिनो, और मेरिनो का सबसे ज़्यादा पालन ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसको सुनहरी ऊन का देश भी कहते हैं। एक शब्द यहाँ पर आया था लैटिन अमेरिका, तो हमने 11वीं क्लास में देखा कि अमेरिका को कितने भागों में पढ़ते हैं अपन, 3।
उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कुल 3 देश हैं, मध्य अमेरिका में कुल 7 देश हैं, और इसी तरह से अगर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहाँ कुल 13 देश हैं। अब लैटिन अमेरिका में कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, तो उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको, कंप्लीट मध्य अमेरिका और कंप्लीट दक्षिणी अमेरिका, इन तीनों को शामिल रूप से एक नाम देते हैं। वो कौन सा नाम है? लैटिन अमेरिका। तो थोड़ी इसके ऊपर चर्चा होगी। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये हमने शुरुआत में भी देख लिया। किसी भी भूपृष्ठ पर मनुष्यों का जो जमाव है वो किसके रूप में अपन देखेंगे? जनसंख्या घनत्व है। यहाँ थोड़ा ये भी समझना जरूरी है कि धरातल और भूपृष्ठ है वो हमेशा क्या होता है? निश्चित है। अगर धरातल और भूपृष्ठ निश्चित है तो वो धरातल केवल सीमित लोगों के पोषण की क्षमता रखती है, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है वो क्षेत्र उन सभी मनुष्यों को पोषित करने की क्षमता नहीं रखता। इसीलिए अपन ये माने कि किसी भी पृष्ठ के घनत्व को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि घनत्व से उस भूभाग के धरातल और जनसंख्या के बीच का अनुपात हमें मालूम हो जाएगा, और उसी अनुपात में हम नई नई सरकारी योजनाएं लेके आएंगे, उस प्रदेश के विकास की योजनाएं बनेंगी। तो अपन यूँ माने किसी भी प्रदेश की जो विकास की योजनाएं हैं उनका मुख्य आधार जो है वो जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का वितरण है। तो हमें केवल और केवल धरातल और जनसंख्या के अनुपात को समझने के लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व में अपन 2 बिंदुओं को शामिल करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या कितनी है, फिर वहाँ का क्षेत्रफल कितना है। अगर हम इन दोनों को अनुपातिक रूप में व्यक्त करें तो वो किसके रूप में प्रदर्शित होगा? जनसंख्या घनत्व। जब भी हमें जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या को ऊपर रखिए, उसमें कुल क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, यानी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये आप जानते हैं जनसंख्या यानी व्यक्ति और क्षेत्रफल को हमेशा किस में देखा जाता है? वर्ग किलोमीटर। तो दोनों से यहाँ पर घनत्व की इकाई हमेशा आपको क्या लिखनी है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ सदैव जब भी आप जनसंख्या घनत्व के डाटा लिखें किसी भी महाद्वीप के, किसी भी देश के, तो उसकी इकाई लिखना नहीं भूलें। इकाई क्या होगी? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हमसे सिंपल से परिभाषा पूछ ली जाए कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करिए, तो आप कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। थोड़ा सा गणितीय दृष्टि से अगर देखें, मान लीजिए हमने कुल क्षेत्रफल को इकाई कर दिया, यानी कुल क्षेत्रफल को हमने मान लिया 1 वर्ग किलोमीटर, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अगर हमने कुल क्षेत्रफल की जगह 1 रख दिया तो जनसंख्या घनत्व केवल किसके बराबर हो गया? कुल जनसंख्या। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा बिंदु लिखा है गणितीय दृष्टि से कि यदि क्षेत्रफल को अपन 1 वर्ग किलोमीटर मान ले, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर मान ले, तो जनसंख्या घनत्व है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? कुल जनसंख्या। इसका मतलब ये तथ्य तभी लागू होगा जब क्षेत्रफल को क्या कर दें? स्थिर कर दें, और उसको कितना माने? 1 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से एक संबंध पता चल रहा है कि किसी भी प्रदेश की जब जब कुल जनसंख्या बढ़ेगी उस प्रदेश का क्या बढ़ेगा? घनत्व है। इसका मतलब किसी प्रदेश के घनत्व का संबंध किससे है? कुल जनसंख्या से। परिभाषा अपन अगर देखना चाहें इसकी, बोर्ड की परीक्षा में अगर कोई परिभाषा पूछी जाती है तो अपन यूँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्षेत्रफल को क्या माना है? प्रति वर्ग किलोमीटर, और प्रति वर्ग किलोमीटर की कुल जनसंख्या ही उस प्रदेश का क्या होती है? जनसंख्या घनत्व। तो सिंपल इसकी परिभाषा हो जाएगी, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाली कुल जनसंख्या उस प्रदेश का क्या होती है? जनसंख्या घनत्व है। अगर कोई न्यूमेरिकल दृष्टि से आपसे कोई सवाल पूछ ले कि एक कोई प्रदेश है, उस प्रदेश की जनसंख्या मान लो 1.5 लाख है, उसी प्रदेश का क्षेत्रफल आपको दिया जा रहा है कितना? 100 वर्ग किलोमीटर, और आपसे सवाल पूछा उस प्रदेश का घनत्व कितना होगा, यानी घनत्व की परिकल्पना कीजिए। तो आपको घनत्व का फॉर्मूला पता है, ऊपर क्या रखनी है? जनसंख्या, नीचे क्या रखना है? क्षेत्रफल। तो हमने ऊपर 1.5 लाख रखा, नीचे 100। जैसे इसको हल किया तो हमें घनत्व कितना मिला? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमें जब भी घनत्व की परिभाषित करना है या घनत्व को व्यक्त करना है तो उसकी इकाई लिखना नहीं भूलें,
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर घनत्व के बारे में देखा कि वास्तव में घनत्व जो है किसी भी प्रदेश की धरातल और जनसंख्या के बीच के अनुपात को व्यक्त करता है, और इसी अनुपात के आधार पर समाज में अनेक विकास की योजनाएं चलती हैं। घनत्व को कैसे डिसाइड करते हैं? किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देकर डिसाइड करते हैं। इसकी इकाई अगर हमसे पूछ ली जाती है तो इसको व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। अगर क्षेत्रफल को प्रति वर्ग किलोमीटर कर दें तो कुल जनसंख्या ही घनत्व के बराबर हो जाती है। यहाँ से हमें एक संबंध पता चला कि जनसंख्या बढ़ने पर घनत्व में सदैव क्या होगी? वृद्धि होगी। यहाँ से हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा। एक अगर क्वेश्चन पे फोकस करें तो यहाँ से कर सकते हैं कि सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपको यहाँ से टिक करना पड़ेगा एशिया, और न्यूनतम घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ से आपको टिक करना पड़ेगा ओसेनिया। इसके आगे अपन देखते हैं। तो इससे पहले हमने जनसंख्या वितरण, घनत्व, उसके ऊपर चर्चा की। अब एक बोर्ड की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकता है कि जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए। तो आप इस थ्योरेटिकल पोर्शन को किस तरह से सेट करेंगे बोर्ड की परीक्षा में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपन ध्यान अपना केंद्रित करें। बोर्ड की परीक्षा में आपके लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो अंदाज है, वो कॉपी चेक करने वाले को आकर्षित करता है, और आपकी कॉपी की मार्किंग उतनी ही प्रभावी होगी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब आपको किस तरह से देना है, एक तथ्यों का संबंध दूसरे तथ्यों के साथ किस तरह से है, अपन चर्चा करते हैं। तो जनसंख्या वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसको जानने से पहले हम ये देख लें, मानव केवल उन्हीं निवासों में या उन्हीं क्षेत्रों में निवास करता है जहाँ निवास की अनुकूल क्या पाई जाती हैं? दशाएं। प्रतिकूल दशाओं वाले भूभाग पर मनुष्य के आवास की प्रवृत्ति या निवास की प्रवृत्ति क्या होती है? कम। जबकि अनुकूल जो संभावनाएं बनती है जिस भूपृष्ठ पर, वहाँ लोगों का बसाव जो है वो अन्य क्षेत्रों की बजाय क्या मिलेगा? ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जहाँ पारिस्थितिकी अनुकूलन रहेगा, जहाँ व्यक्ति के रहने के लिए उत्तम संभावनाएं बनेंगी, वो स्थल सघन बसे होंगे, जबकि पारिस्थितिकी विषमता वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों का जमाव क्या रहेगा? कम। तो इस थ्योरेटिकल सवाल का जवाब आप किस तरह से लिखें? अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, तो हमने थोड़ा सा देखा था कि जनसंख्या वितरण या घनत्व है वो सर्वाधिक कौन से एशिया महाद्वीप का था? कितना था? 146। और न्यूनतम क्या था? ओसेनिया का, और वो कितना था? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब कहीं ना कहीं एशिया महाद्वीप के कुछ भूपृष्ठ या भूभाग ऐसे हैं जहां व्यक्ति के निवास के लिए अनुकूल क्या पाई जाती हैं? दशाएं। रोजगार के अवसर क्या हैं? ज़्यादा हैं। संचार की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं क्या हैं? ज़्यादा हैं। वहीं ओसेनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ प्राकृतिक क्या पाई जाती हैं? विषमताएं, मरुस्थल इस तरह से। तो वहाँ का जो प्रति व्यक्ति जो घनत्व है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वो क्षेत्रफल के कम होने और प्राकृतिक विषमताओं के कारण क्या है? कम है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों पर अपन यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 3 कारकों को अपन देखेंगे। पहला कारक है भौगोलिक कारक, यानी धरातल की जो बनावट है वो व्यक्ति के आवास को या रहने को या व्यक्तियों की जनसंख्या को किस तरह से प्रभावित करती है। साथ में देखेंगे आर्थिक कारक, यानी व्यक्ति कौन कौन से आर्थिक कारक जो है वो व्यक्ति के बसाव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सारे अपन आर्थिक कारकों में लेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की अपनी एक संस्कृति है, तो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कौन कौन से क्षेत्र जो है वो सघन बसे हुए होंगे और कौन कौन से क्षेत्र जो है वो विरल बसे हुए होंगे। इन 2-3 बिंदुओं पर हम इसकी चर्चा करेंगे। हम पहला जो भौगोलिक कारक है उसको ले लेते हैं। तो भौगोलिक कारकों को अपन 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। किसी भी भूपृष्ठ की जो भू आकृति है उसको देखेंगे, भू आकृति के साथ साथ उस प्रदेश की जलवायु को देखेंगे, उस प्रदेश में जल की उपलब्धता कितनी है, जल की उपलब्धता अच्छी है या जल की जो उपलब्धता है वो कम है, उस प्रदेश की मिट्टी जो है उपजाऊ है या फिर ऊसर है। तो ये जो सारे कारक हैं ये व्यक्तियों की वहाँ पर बसने के दृष्टिकोण को क्या करते हैं? कम। तो यहाँ से जैसे किस तरह से एक तथ्य दूसरे तथ्य से आप संबंधित करके थ्योरी लिखोगे उसको देखें।
तो जो पहला कारक अपन ले वो है भौगोलिक कारक, यानी धरातल की बनावट कैसी है, यानी पृथ्वी की जो संरचना है या धरातल की बनावट है या प्रदेश की संरचना कैसी है, और वो कारक व्यक्तियों की निवास को कैसे प्रभावित करते हैं। उस भौगोलिक कारकों में सबसे पहला कारक अपन लेंगे कि उस प्रदेश में जल की उपलब्धता। तो छोटी क्लासों में हमने ये सारी चीज़ें जानी थी कि जल ही क्या है, जीवन का आधार। तो व्यक्ति उन जगह पर ज़्यादा रहना पसंद करेगा जहाँ उसको आसानी से जल उपलब्ध हो जाए, या अपन ये बोले नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, या ये कहें पर ऐसे क्षेत्रों में वो बसने का प्रयास करेगा जहाँ किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल के स्रोत उपलब्ध हों। तो यहाँ थ्योरी में अपन थोड़ी सी बातें अगर ऐड करें तो ये कर सकते हैं कि जल की उपलब्धता व्यक्तियों की जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसमें एक बिंदु अपन लिख सकते हैं, जल जीवन का क्या है, आधार। इसका मतलब व्यक्ति जहाँ निवास करेगा वह सबसे पहले जल की उपलब्धता को महत्व देता है, क्योंकि अगर जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र होंगे तो वो लोगों को आकर्षित करेंगे बसने के लिए, निवास के लिए। अगर वो लोगों को आकर्षित करेंगे तो फिर उस प्रदेश की जनसंख्या लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और अगर प्रदेश की लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो उस प्रदेश का घनत्व भी अधिक होगा, यानी वहाँ मानव का जो बसाव है वो विरल नहीं होने की बजाय क्या रहेगा, सघन। अगर इस बिंदु को आधार माने तो आपके दृष्टिकोण में सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र कौन से होंगे। तो अपन मान सकते हैं जो नदी घाटी के जो तट हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होंगे, बसे हुए। तो अपन एक बिंदु यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि नदी घाटी जो क्षेत्र है, यानी नदियों के घाटी वाले जो क्षेत्र हैं वो विश्व में सर्वाधिक सघन बसे हुए क्षेत्र होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की जो उपलब्धता है वो क्या होती है, सुनिश्चित, और वो व्यक्तियों को वहाँ रहने के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है। अपन ये कह दें वो जनसंख्या का एक आकर्षक क्या है, कारक है, मानव के बसाव को आकर्षित करने वाला कारक है। तो जल की उपलब्धता में अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो थोड़ी सी ये थ्योरी ऐड कर सकते हैं कि जल जीवन का क्या है, आधार। जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता क्या होगी, अधिक, वो क्षेत्र जो है वो लोगों के आवास के लिए या लोगों को वहाँ रहने के लिए क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। लगातार वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी और घनत्व भी क्या होगा, ज़्यादा। तो वो क्षेत्र जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में सघन बसे हुए होंगे। इस आधार पर अगर अपन एक पॉइंट यहाँ से देखें तो फिर सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र कौन से माने, नदी घाटी क्षेत्र। तो इतनी थ्योरी आप जल की उपलब्धता में लिख सकते हैं। आगे वाला अगर भौगोलिक कारक अपन देखें तो वो कौन सा है, बताओ, भू आकृति। पहले हमने ले लिया जल की उपलब्धता, दूसरा कारक अपन क्या ले लें, भू आकृति। तो भू आकृति का मतलब जमीन या धरातल की बनावट कैसी है, उस बनावट के आधार पर भी व्यक्ति अपने आवास गृह जो है वो बनाने को प्रायिकता देते हैं। आपको पता है प्राकृतिक विषमताएं, जटिलताएं जितनी ज़्यादा होंगी उस इलाके को व्यक्ति रहने के लिए उपयुक्त नहीं मानता। तो अपन यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर सकते हैं भू आकृतिक कारकों में कि जब धरातलीय विषमताएं क्या होंगी, ज़्यादा, या ये कहें धरातलीय विषमता है वो जनसंख्या को प्रतिकर्षित करने वाला क्या रहेगा, कारक। यानी वो जनसंख्या को रहने के लिए आकर्षित नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, प्रतिकर्षित। क्यों? क्योंकि अगर भौगोलिक विषमताएं ज़्यादा होंगी, जटिलताएं ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। और जब लोगों की जनसंख्या कम होगी तो वो प्रदेश का घनत्व भी क्या रहेगा, विरल, न कि सघन, या एक घनत्व में वहाँ क्या रहेगी, कमी। अगर अपन 11वीं क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी है भू आकृति में, तो हमने मैदान, पठार, पहाड़ और क्या देखे, पर्वत। तो कहाँ ज़्यादा संसाधन लोगों को मिलेंगे या मानवीय जो अनुकूलताएं कहाँ मिलेंगी। तो एक बार अपन देखें मैदान के ऊपर, तो आप बोलोगे मैदान जो है वो धरातल का समतल भूभाग है। समतल भूभाग पर अधिक क्या बनाई जा सकती हैं, सड़कें, उद्योग लगाए जा सकते हैं, फसल उत्पादन की अपार क्या होती है, संभावनाएं। इसका मतलब ये है सड़क, उद्योग और फसल उत्पादन की अपार संभावनाएं कौन से क्षेत्रों में होती हैं, मैदानी क्षेत्रों में। तो लोगों को मैदानी क्षेत्र ज़्यादा क्या करेंगे, आकर्षित। तो लोग मैदानों में ज़्यादा निवास करना पसंद करेंगे। इस दृष्टिकोण से क्या होगा, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव क्या होगा, ज़्यादा। जैसे जैसे मैदानों से अपन पठारों, पहाड़ों और पर्वतों की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता है पर्वतों में प्राकृतिक विषमताएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, जटिलताएं ज़्यादा होती हैं। उबड़ खाबड़ क्या है, धरातल है। तो उन उबड़ खाबड़ धरातलों में परिवहन का विकास संभव नहीं है।
कृषि नहीं की जा सकती, औद्योगिक विकास भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ परिवहन विकास, कृषिगत औद्योगिक विकास हेतु ये जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिकूल। और प्रतिकूल क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, यानी ये क्षेत्र जो है वो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कौन से क्षेत्रों में आएंगे, विरल। तो कहने का मतलब ये है, अगर अपन यहाँ थोड़ा सा फोकस करें कि जनसंख्या बसाव की दृष्टि से 1 नंबर पे कौन से क्षेत्र आते हैं, मैदान, और लास्ट नंबर किसका आता है, बोलो, पर्वतों का। तो सबसे ज़्यादा लोग बसना पसंद करते हैं, बोलो कहाँ पर, मैदानों में। तो मैदानों की जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में क्या रहेगी, अधिक। तो यहाँ से हमने 2 बातें सीखनी है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो क्या है, सघन बसे हुए हैं। यहाँ एक पॉइंट और भी अपन लिख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा होगा, भू आकृतिक दृष्टि से। तो भू आकृतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा बसा हुआ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, मैदान, जहाँ नदियाँ बहती हैं। और भारत की दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में गंगा नदी के मैदान जो है वो सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्या हैं, क्षेत्र। या अपन ये भी कह सकते हैं विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, गंगा नदी के या ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान। क्यों है ये गंगा नदी, क्योंकि ये मैदानी भूभाग है, और मैदानी भूभाग में सड़क, उद्योग और उत्पादन की अपार क्या होती है, संभावनाएं। तो यहाँ व्यक्ति निवास की संभावनाएं खोजता है, या ये कहें व्यक्ति को ये जो कारक है ये आकर्षित करते हैं, यहाँ का जनसंख्या दबाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा। वहीं अगर आपसे ये पूछे कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा होगा, तो मैंने कहा था पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ प्राकृतिक विषमताएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और वो लोगों के निवास को आकर्षित नहीं करते। यहाँ लोगों का बसना, जो लोग यहाँ बसना पसंद नहीं करते, तो ये क्षेत्र जो है विरल घनत्व में आएंगे, यानी यहाँ जनसंख्या कम निवास करेगी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अगर अपन देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र फिर कौन से होंगे, मैदान, और मैदानों में भी कौन सा मैदान, गंगा के मैदान। वहीं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र वो होंगे जहाँ उबड़ खाबड़ या प्राकृतिक विषमताएं ज़्यादा होंगी। तो अपन ये मान सकते हैं कि हिमालयी पर्वतीय भूभाग जो होते हैं वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं मानव के बसाव या वितरण की दृष्टि से। तो अभी हमने 2 कारक देखे। भौगोलिक कारकों में पहला कारक हमने देखा जल की उपलब्धता। तो जिन क्षेत्रों में जल ज़्यादा मिलेगा उन क्षेत्रों में लोगों का बसाव क्या रहेगा, ज़्यादा। दूसरा हमने देखा भू आकृति। तो भू आकृति में हमने देखा कि मैदानी भूभाग जो है वो पर्वतीय भूभागों की बजाय ज़्यादा सघन बसे हुए होंगे, जबकि पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक विषमताओं के कारण वहाँ लोगों का बसाव क्या मिलेगा, कम। अगला जो कारक है वो अपन देखते हैं जलवायु। भौगोलिक कारकों में जलवायु।